हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 101 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 102 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 101 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 102। ये देखिए, ये परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश से संबंधित पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न मैथ से संबंधित और 70 प्रश्न है वो जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। सबसे पहले अपन दोस्तों राजस्थान के भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, भाग 1 में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व है राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दोस्तों कहां पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर में है। ठीक है, कहां पर है? जयपुर में। कितना है? तो दोस्तों 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जयपुर का जनघनत्व है ये, 595 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है दोस्तों भरतपुर का। भरतपुर का जनघनत्व है वो दोस्तों 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तीसरा नंबर आता है दोस्तों दौसा का। दौसा का जो जनघनत्व है वो है 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और चौथा नंबर आता है दोस्तों अलवर का, जिसका जनघनत्व है वो दोस्तों 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा है कि जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा, तो दोस्तों द्वितीय किसका रहा? तो भरतपुर का रहा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? बताइए, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये अस्तित्व में रहेगी 5 वर्ष। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 2027 तक। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूंदा माता। कहां पर है? जालोर में। राइट आंसर हो जाएगा सूंदा माता संरक्षित क्षेत्र, जो भालुओं का दोस्तों संरक्षण से संबंधित है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए रेतीली मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम तथा लवण की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है और लवण यानी कि खारे पानी की समस्या दोस्तों वहां पर ज्यादा रहती है लवण की वजह से। कारण देखिए, लवणीय मिट्टी में कुछ घास अवश्य उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें कथन भी सही है और कारण भी सही है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? बताइए, कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो दोस्तों इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है वो होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है? कोलायत झील कौन से शहर के समीप स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा? तो दोस्तों ये बीकानेर में है दोस्तों कोलायत झील। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का नाम है, का भाग है? गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है दोस्तों ये। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो दोस्तों ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली की उच्चतम चोटी है दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 1722 मीटर है वो दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अगर मंदिर भी जोड़ देते हैं तो दोस्तों मंदिर की ऊंचाई 5 मीटर है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1727 भी आपको कहीं पर देखने को भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, अडाइदिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है। दोस्तों अडाइदिन का झोपड़ा है वो कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये अजमेर में है। दोस्तों देखिए, एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था कंठभरण। क्या नाम था, कंठभरण। ठीक है, उसका निर्माण कराया था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों फिर बाद में कौन आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इस पाठशाला को तुड़वाकर और अडाइदिन का झोपड़ा का निर्माण है वो करवा दिया था। और कहां पर है ये, अजमेर में है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ था, बताइए कौन से दो राष्ट्र के बीच यह समझौता हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भारत और जापान के बीच में ये समझौता हुआ था। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है, तो बताइए वो कौन सा सूखा कहलाता है। तो दोस्तों वो कहलाता है मौसमी सूखा। क्या कहलाता है, मौसमी सूखा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय वायुसेना को यानी कि इसका कुछ भाग है वो दोस्तों भारतीय वायुसेना द्वारा ये प्राधिकरण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि संचालित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। अब दोस्तों राज्य की यानी कि राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, तो दोस्तों ये 21.3 रही। ठीक है, और राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 21.3 से अधिक रही। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर 21.3 से ज्यादा रही। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये बताइए कौन से जिले में स्थित है, तो ये स्थित है प्रतापगढ़ में। ठीक है, जाखम बांध भी है कहां पर, प्रतापगढ़ में, जिसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 2019 में। 2019 में राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना हुई। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों ये विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कारक है राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वो बताइए कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए वर्षा का समान वितरण। वर्षा का दोस्तों समान वितरण नहीं, असमान वितरण होता है। ठीक है, बाकी प्रचलित पवने हैं, तापमान है, समुद्र से दूरी है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन
यानी कि खारे पानी की झील नहीं है। बताइए कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको देखिए कावोद, डीडवाना, रेवासा, जेत सागर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जेत सागर है ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। बाकी कावोद, डीडवाना और रेवासा ये तीनों दोस्तों खारे पानी की झील है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है किसके द्वारा? तो ये A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर में स्थित है ये बाप बोल्डर बेड। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, उनसे संबंधित ये 20 प्रश्न है वो देखते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए रानी जी की बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बताइए ये सागड़ी प्रथा क्या है? दोस्तों सागड़ी प्रथा ये बंधुआ मजदूरी प्रणाली है दोस्तों, ये सागड़ी प्रथा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान में चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कौन से दिन आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये कार्तिक मास के अंतिम दिन आयोजित किया जाता है दोस्तों ये चंद्रभागा मेला। कहां पर लगता है? तो ये झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है ये। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो बताइए कौन सी राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ये मारवाड़ी से संबंधित है। तो ये यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ कुलदेवी है और एक तरफ जाति है। देखिए दोस्तों यहाँ पे करणी माता किसकी कुलदेवी है? बताइए। तो दोस्तों करणी माता है ये चारणों की कुलदेवी है दोस्तों। ठीक है, किसकी कुलदेवी है? चारणों की ये कुलदेवी है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए जो देखिए सकराय माता है ये दोस्तों खंडेल वालों की कुलदेवी है। और आई माता है ये दोस्तों किसकी कुलदेवी है? तो ये दोस्तों सिरवी जाति की कुलदेवी है। और नारायणी माता ये दोस्तों नाई जाति की कुलदेवी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें बताइए। तो DCBA इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? बताइए दोस्तों अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महात्मा गांधी की सलाह से किया गया दोस्तों ये। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, सही कूट का चयन करना है। जमनालाल बजाज राजपुताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही बात है। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। ए और बी दोनों सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 ईस्वी में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था।
राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किसे, तो अमरचंद भाटिया को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इन्हें 1857 की क्रांति का दोस्तों पहला शहीद भी कहा जाता है। यहाँ पर इसमें अमरचंद भाटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित युद्धों पर क्या करना है, विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 युद्ध के नाम दे रखे हैं। ठीक है, और दोस्तों अपने को बताना है क्रम, इनका कालक्रम जमाना है, ये इन युद्धों का सही कालक्रम है। देखिए गिंगोली का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, गिंगोली का युद्ध है वो 1807 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये गिंगोली का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों ये 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। मतेरी की राड़ है ये दोस्तों 1644 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। बीकानेर के करण सिंह और आमेर के नागौर के अमर सिंह के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, दतानी का युद्ध है ये दोस्तों 1583 में हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालक्रम के अनुसार जमाना है तो सारंगपुर का युद्ध सबसे पहले आएगा, यानी कि 2-4-3-1 कौन से ऑप्शन में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 2-4-3-1। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था। 1930 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन से शासक ने भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। आप सभी को बताया कि चेतावनी राव चुंगटिया, ठीक है, उनको पढ़कर दोस्तों ये वापस आए थे रेलवे स्टेशन से ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया था इन्होंने। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की। महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की, बताइए कौन से ग्रंथ की रचना की, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राज विनोद ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, किसने, भट्ट सदाशिव ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, दमना एक गहना है जो पहना जाता है, बताइए दमना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों ये आभूषण है ये अंगुली में पहना जाता है दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बताइए कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, तो दोस्तों पटेलिया, बिछियो और लालर, ये तीनों लोकगीत हैं वो पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुर्जा है ये दोस्तों, कुर्जा पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये जोधपुर के खींचन गांव है वहां पर ये पक्षी है वो पाया जाता है। और दोस्तों ये एक कुर्जा गीत है, ये अपने पति यानी कि जिसका पति विदेश में कमाने चला गया हो या नौकरी करने चला गया हो तो उसकी याद में दोस्तों ये गीत है वो गाया जाता है, ये एक विरह गीत है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर ऊंट त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, बताइए बीकानेर का ऊंट त्योहार है वो दोस्तों कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जनवरी के महीने में, अगस्त नहीं जनवरी के महीने में, ठीक है, जनवरी के महीने में मनाया जाता है दोस्तों ये, ठीक है, जनवरी के महीने में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत है वो कौन से थे, तो वो थे दोस्तों लालदास जी। कौन थे, लालदास जी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थापित है, तो दोस्तों मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, रुनेचा में रामदेव जी का मंदिर है और चूरू ददरेवा में दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई, बताइए कौन सी महिला जेल नहीं गई,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है देखिए रत्ना शास्त्री गई थी, अंजना देवी गई थी, नारायणी देवी भी गई थी, लेकिन कालीबाई, आप सभी को पता होगा रास्तापाल कांड हुआ था, उसमें कालीबाई को गोलियों से भून दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें अपने अध्यापक की जान बचाने के लिए दोस्तों इनको गोली से भून दिया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, बताइए। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाटा अथवा बटाई क्या है, क्या था, बताइए। लाटा अथवा बटाई क्या था, तो दोस्तों ये क्या था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, वो होता था दोस्तों लाटा अथवा बटाई। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये कर था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित है दोस्तों 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि दोस्तों किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन से अनुच्छेद में है वो, तो दोस्तों वो अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, देखिए जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, तो दोस्तों देखिए कानून व व्यवस्था बनाए रखना बिल्कुल सही है, पुलिस पर नियंत्रण रखना ये भी बिल्कुल सही है, विदेशियों के परिपात्रों की जांच करना तो ये भी बिल्कुल सही है, भू राजस्व एकत्रित करना दोस्तों ये जिला कलेक्टर की शक्ति नहीं है, जिला दंडनायक के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने को कुट भाषा में उत्तर चुनना था कि कौन सा उत्तर सही है, तो दोस्तों यहाँ पर ABC सही है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी, तो दोस्तों ये की गई थी किस वर्ष, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2009 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2009 में। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया, तो दोस्तों क्या बना गया, बताइए। तो दोस्तों एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, बताइए कौन सा पद राजस्थान के मुख्यमंत्री का नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये नहीं होता दोस्तों, ये मुख्यमंत्री नहीं होता, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12वीं विधानसभा में। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? बताइए, 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है। बताइए, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है तो वो कौन सा है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है दोस्तों। कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए 4 कथन दे रखे हैं, अपने को सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है। यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां औपचारिक रूप से उनके नाम पर की जाती है, बिल्कुल सही बात है। वे राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी या कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकते, तो मांग सकते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। वे राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए, वे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ए, सी और डी कथन है वो क्या है, सत्य है। ए, सी, डी कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर 3 नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, समानता का अधिकार है, काम पाने का अधिकार है, वो दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान कला संस्कृति इतिहास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और दोस्तों सामान्य विज्ञान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसके नाम से आपको अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे, और उन सभी दोस्तों प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्लास जरूर देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 5 में अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भस्मीकरण। क्या हो जाएगा? भस्मीकरण। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भस्मीकरण। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। बताइए, DASH यानी कि देश आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों उच्च रक्तचाप से ग्रसित है उनके लिए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है। बताइए, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है एलील। क्या कहा जाता है दोस्तों? एलील कहा जाता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, यहाँ पर r बराबर क्या है? त्रिज्या, और फोकस दूरी को f से निरूपित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है r बराबर 2f। r बराबर है
2F है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है यानी कि भौतिक परिवर्तन है, तो वो कौन सा है? तो वो है पानी का जमना। पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर है, करंट अफेयर्स यानी कि भारतीय करंट अफेयर्स से संबंधित है 5 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, देखिए नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित 7वें सत्र के दौरान निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है आशीष खन्ना को, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों आशीष खन्ना है, खतरा नहीं है, खन्ना है, आशीष खन्ना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सुनीता विलियम्स व क्रू 9 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री धरती पर कब लौटे? तो दोस्तों ये कब धरती पर लौटे? तो ये 19 मार्च 2025 को स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर लौटे। वे दोस्तों कहां पर उतरे थे? फ्लोरिडा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नृत्यांगना और 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मानद डायरेक्ट की उपाधि मिली है? मानद डायरेक्ट की उपाधि मिली है, तो दोस्तों किसे मिली है ये? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नर्तकी नटराज, नर्तकी नटराज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए वो है बर्नीहाट, जो मेघालय का एक शहर है, ठीक है। बर्नीहाट जो मेघालय का एक शहर है जो भारत में है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अभिमान अवार्ड में राजस्थान क्रिकेट में अहम योगदान देने के लिए मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो किसे दिया गया ये? बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि अभिमान अवार्ड में राजस्थान क्रिकेट में अहम योगदान देने के लिए मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, तो दोस्तों ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों, देखिए कमल मोरार का, अशोक आहोरी, राकेश अग्रवाल, SL मथुरिया, राजेंद्र सिंह राठौड़। तो दोस्तों इन सभी को ये मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर इसमें अभिमान अवार्ड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूट भाषा में उत्तर देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ABCD व E, चारों 5 सही है। आगे देखिए अब अपन भाग 7 में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लाभार्थी को 80,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ है वो कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए कब किया गया? तो ये 15 दिसंबर 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया? भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 कहाँ किया? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें पोखरण में। कहां पर किया? पोखरण में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित में से
किस राजस्थान राज्य परियोजना को जुलाई 2023 में अद्यतन के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दर्जा दिया गया पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मंत्रिमंडल ने राज्य कौशल नीति 2025 का कब अनुमोदन किया? मंत्रिमंडल ने राज्य कौशल नीति 2025 का कब अनुमोदन किया? तो दोस्तों ये अनुमोदन किया दोस्तों कब? तो ये 8 मार्च 2025 को, ठीक है, 8 मार्च 2025 को, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में अभी तक कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? बताइए कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये बनी है अभी तक एक ही बनी है, वसुंधरा राजे। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। उप मुख्यमंत्री 2 बन चुकी है, मुख्यमंत्री 1 ही है, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, सर्च इंजन का क्या उद्देश्य है? बताइए सर्च इंजन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है वेब पर जानकारी ढूंढना, वेब पर जानकारी ढूंढना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अवस्ट है, नॉर्टन है, कैस्परस्की है, लेकिन यहाँ पर लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र क्या है? अस्थायी रूप से डाटा या डेटा संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला संग्रहण क्षेत्र है वो क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें क्या? तो वो है एड्रेस। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा, एड्रेस। आगे देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? बताइए कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सेल पर डबल क्लिक करना, सेल पर डबल क्लिक करना। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, डब्ल्यूईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों इसमें कौन सी? तो वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए परिपत्र के विषय में असंगत कथन है। परिपत्र के विषय में दोस्तों असंगत कथन है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसमें असंगत कथन हो जाएगा, देखिए संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल सही है। परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जो ये परिपत्र है ये एक सरकारी पत्र होता है दोस्तों ये, और ये विभागों, शाखाओं, अनेक कर्मचारियों, इनको दोस्तों ये भेजा जाता है। तो यहाँ पर ये सरकारी सूचना से संबंधित होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये यहाँ पे असंगत है। आगे देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? वो अपने को बताना है, कौन सा एक सही है वो अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी, भेदभाव, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं विसंगति को, किसको बोलते हैं? विसंगति को बोलते हैं। और इसमें देखिए ओबेंस, सॉरी ऑब्सेंस, ऑब्सेंस किसको बोलते हैं? तो दोस्तों ऑब्सेंस बोलते हैं अश्लील को, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों प्लेंटिफ, ये बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रतिवादी है वो गलत दे रखा है, ये बोलते हैं वादी को, सिर्फ वादी, प्रतिवादी नहीं वादी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिपोर्टेशन, यहाँ पे माल ढुलाई गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब होता है निर्वासन, क्या मतलब होता है? निर्वासन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यही इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मुहावरा और उसके अर्थ या उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए अंगारों पर पैर रखना यानी कि जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही है।
कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि दोस्तों जलन या ईर्ष्या आप बोल सकते हैं। जैसे कि गुप्ता जी ने एक गाड़ी खरीदी, ठीक है, इससे पड़ोसी के पेट पर सांप लेट गया या कलेजे पर सांप लेट गया, ठीक है, तो ये ईर्ष्या और जलन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और बाकी देखिए, नब्ज पहचानना यानी कि स्वभाव जानना, देवता कूच करना यानी कि घबरा जाना, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कर्ण कल बाजार जाएगा, कर्ण कल बाजार जाएगा, इस वाक्य यानी कि वाक्य में किस काल का भेद है, तो कल जाएगा, तो दोस्तों ये भविष्य काल से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर देखिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल सही है। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष की है, तो दोस्तों 40 वर्ष है या 40 वर्ष की है, ये भी बिल्कुल सही है। चुनर ओढ़ कर आओ, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, तो दोस्तों चिन्ह की जगह आमतौर पर प्रयोग है वो दोस्तों निशान का किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर निशान का प्रयोग है वो उचित होता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अनुग्रहित का शुद्ध रूप होगा, अनुग्रहित का शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। यहाँ पर देखिए, जिसे क्रय किया गया हो, क्रीत, बिल्कुल सही बात है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो है सिप्रहस्त, बिल्कुल सही बात है। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को दोस्तों वी केसनी नहीं, वी को काट दीजिए, केसनी होता है वो। सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को दोस्तों केसनी बोलते हैं, यहाँ पर वी को काट दीजिए। और जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसको छद्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे असंगत कौन सा है, 3 नंबर का, क्योंकि यहाँ पर वी लगा हुआ है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों गौण। क्या हो जाएगा, प्रधान का विलोम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए, अर्थ का होता है दोस्तों इति, अंधकार का होता है प्रकाश, अनुकूल का समकूल, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अनुकूल का और समकूल दोस्तों ये परस्पर ही शब्द है, समानार्थक शब्द है। अर्थ का दोस्तों अनर्थ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, चंद्रमा, शशांक, चपला, बिजली, समुद्र, उददी, ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर दो जो शब्द दे रखे हैं ये एक के ही पर्यायवाची है। यहाँ पे भास्कर और निशाकर, भास्कर है वो दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची है और निशाकर है ये दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है भास्कर और निशाकर, ठीक है। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, दूध शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है, शीर, पय और गोरस, ये तीनों दोस्तों दूध के पर्यायवाची है। यहाँ पर वारी है, ये किसका, जल का पर्यायवाची दोस्तों, ये 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आचुल शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, आलोच शब्द में अक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो दोस्तों वो बनेगा आलोचक। क्या बनेगा, आलोचक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो इसमें अध उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए, प्रत्येक प्रति प्लस एक, चिन्ह में चित प्लस में पुष्पांजलि, पुष्प प्लस अंजलि, यहाँ पे देखिए जग जननी, जगत, जगज प्लस जननी, तो जगत होता है दोस्तों,
ठीक है, क्या होता है, जगत प्लस जननी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है, अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनु प्लस एषण। क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द कौन सा है, तो दोस्तों देशज शब्द हो जाएगा यहाँ पे मखोल। मखोल क्या है, ये एक देशज शब्द है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सब यथेष्ट समूचा, सब यथेष्ट समूचा। तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, बताइए क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, देखिए क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्रिया एक विकारी शब्द है, अविकारी नहीं है, तो यहाँ पर इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है, बिल्कुल सही बात है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक 2 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 89 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, बताइए किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो दोस्तों वो संज्ञा शब्द है इसमें बुढ़ापा। ठीक है, और यहाँ पे जो बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा जो शब्द है ये दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक बनेगा बुढ़ापा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, इंसर्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द गैप्स, रिमेंबर नॉट टू लीव एनी स्पेसेज बिफोर और आफ्टर द पंक्चुएशन मार्क। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न है, यू मे रिमेंबर दैट ही क्रेक्ड हिज स्कूल एज ही लैंडेड ऑन द रॉकी ग्राउंड। तो दोस्तों इसके आगे क्या लगेगा, कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसके आगे ये वाला पंक्चुएशन मार्क लगेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, रास्ते पर थूकना दंडनीय है, रास्ते पर थूकना दंडनीय है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा इट्स पनिशेबल टू स्पीट ऑन रोड, इट्स पनिशेबल टू स्पीट ऑन रोड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द पार्ट ऑफ स्पीच दैट ग्रामेटिकली कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। तो इसमें देखिए ही वाज ashamed बिहेविंग सो बैडली, बताइए दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर है दोस्तों प्रयोग होगा ऑफ बिहेविंग, ऑफ बिहेविंग का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है, सॉरी इसमें ऑफ का नहीं, इसमें दोस्तों क्या होगा, ही वाज असेम्ड बिहेविंग सो बैडली। तो दोस्तों इसमें ठीक है ऑफ का ही प्रयोग होगा, किसका, ऑफ का ही प्रयोग होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चूजिंग द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच टू फिल इन द ब्लैंक, दोस्तों अपने को खालिस्तान बनना है इसमें भी। तो इसमें देखिए ही बॉट ए वॉच रेक्स 3000, तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें
4,3,000, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, देखिए चूजिंग द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक, यूज एक्स इफ देयर इज नो आर्टिकल। एक्स का मतलब हो जाएगा नो आर्टिकल, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आर्टिकल का अपने को यहाँ पर क्या करना है, प्रयोग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ही सेड एज, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों डायरेक्ट, ही सेड एज ए मैटर ऑफ, इसमें नो आर्टिकल, मैटर ऑफ फैक्ट देयर वाज एन एक्सपोल देयर वाज एन एक्सप्लोशन इन द लास्ट हाउस आई विजिटेड एंड मिस्टर बिन्स, फिर आएगा वापस दोस्तों, द ओनर ऑफ द हाउस वाज ब्रंट इन द फेस। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नो आर्टिकल एन द का प्रयोग होगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पे अपने का आर्टिकल का प्रयोग करना है। इसमें देखिए, देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम, देयर इज इन्फेक्शन फ्रॉम पोल्यूशंस नाउ देन एवर बिफोर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों मोर इन्फेक्शन हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि कौन सी स्पेलिंग है वो यहाँ पर गलत दे रखी है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए एक्सीलेंस, और दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिलियंस, और यहाँ पे देखिए अबंडेंस। तो यहाँ पर देखिए DANCE होगा, ठीक है, ABUNDE की जगह दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ए आएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर स्पेलिंग है वो गलत दे रखा है, ठीक है। बाकी इसमें असिस्टेंट भी बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है इसमें। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शी इज क्लेवर देन हर कजिन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कन्वर्ट्स द गिवन सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड टू मार्क ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, नो सूनर हैड ही कम देन ही स्टार्टेड टू मेक ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखिए, मोहन सेड टू हर यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो दोस्तों सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और दोस्तों वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए, टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो आई डिडंट गो टू वर्क। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हो जाएगा, टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही हैडंट गॉन टू वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई चेंज टू पेसिव। बताइए इसका पेसिव बनाइए दोस्तों, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बाई हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखिए, डू यू अंडरस्टैंड
व्हाट आई मीन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें, देखिए, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द प्रोफेसर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु ऑर्डिनरी थिंग्स। तो दोस्तों खालिस्तान भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए द प्रोफेसर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु लव्ड ऑर्डिनरी थिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए व्हेन आई अराइव्ड टॉम वाज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी कि जब मैं वहां पहुंचा तो टॉम है वो फोन पर बात कर रहा था। तो दोस्तों बताइए कौन सा टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है। तो दोस्तों ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित दोस्तों 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, देखिए ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करे, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा दोस्तों। अब इसमें देखिए यहाँ पर ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों 15 दिनों और 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, यदि तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद और बी काम समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, बहुत खतरनाक प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए माना कि दोस्तों कुल कार्य x दिनों में समाप्त हुआ, तो दोस्तों ए ने 2 दिन और बी ने दोस्तों 1 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, ठीक है। तो अपने को दोस्तों देखिए सी ने x दिनों में कार्य करके संपूर्ण कार्य को पूरा किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा अभिष्ट समय में किया गया कार्य 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन इसको ऐसे लिखेंगे 2/10 2 दिन पहले छोड़ गया ना, ठीक है ए। तो 2/10 प्लस दोस्तों x - 1/15, ठीक है। शुरू में देखिए 15 दिनों में बी का हिस्सा है, प्लस दोस्तों x बटे दोस्तों यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। बस अब इसको सोल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। अब इसको अपन ऐसे लिखेंगे दोस्तों 12 प्लस 4 x - 1 प्लस 5x बराबर दोस्तों 1, ठीक है। बस यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 सही 7/9 दिन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 3 चरवाहे एबीसी मिलकर एक चारागाह है 2660 रुपए में किराए पर लेते हैं। यदि ए अपनी 18 गायें 4 महीने, बी अपनी 16 गायें 6 महीने और सी अपनी 14 गायें 7 महीने चराता है, तो सी को कितना किराया देना होगा। तो सी को कितना किराया देना होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने को सबसे पहले ए का अनुपात निकालना है, फिर बी का, फिर सी का। तो दोस्तों ए बराबर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, तो 18 × 4। बी बराबर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर बी 16 गायें 6 महीने, तो 16 × 6, ठीक है। और सी बराबर लिखेंगे दोस्तों अपन 14 × 7। तो दोस्तों 18 चौके 72, 16 छिके 96 और 14 सत्ते 98,
ठीक है। तो इसका दोस्तों अपन टोटल कर लीजिए, ये अनुपात निकल के आ गया अपना 72, 96 और 98। इनका टोटल करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों इनका टोटल आ जाएगा 266। कितना आ जाएगा? 266। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सी का किराया निकालना है, तो यहाँ पर 2660, 2660 बटे 266 इंटू 100 कर लीजिए। तो दोस्तों ये किसी बार कट गया? 10 बार कट गया। तो 10 इंटू 100, सॉरी 98 होगा। अनुपातों का योग कितने, सी का हिस्सा कितना है? 100 की जगह दोस्तों यहाँ पे 98 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू 98 कितना हो जाएगा? 980। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 हो तो 3A प्लस 5B अनुपात 5A माइनस 2B का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों सीधा सा क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक की जगह 5 रख दीजिए, यानी कि 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 5 × 15 और 5 × 7 35। ठीक है। 15 और 35 कितने हो जाएंगे? 50। तो ये 50 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 5A, तो यहाँ पर 5 इंटू ए का मान कितना है? 5। तो यहाँ पे 25। और दोस्तों 2 प्लस 2, सॉरी माइनस है, 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू बी का मान कितना है? 7। तो 55 25 और 7 दूनी 14, 25 में से 14 गए तो दोस्तों कितने बचे? तो 11 बचे। यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 50:11, 50:11। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए तथा चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों 129 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? बताइए, ब्याज की वार्षिक दर है वो क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, ब्याजों का अंतर कितना हो गया? तो इसमें अंतर दोस्तों 9 का हो गया। एक में 129 है तो एक में 120 है, तो ब्याजों का अंतर कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है। अब दोस्तों ये 2 साल का ब्याज है 120 साधारण ब्याज का, तो दोस्तों ब्याज तो बराबर ही रहेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ब्याज का अंतर 9 है, तो 60 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज है, तो वो दोस्तों ब्याज दर निकालना है, तो यहाँ पर इसका 9/60 है, 9/60 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको काटोगे तो यहाँ पर 90 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 15%। तो यहाँ पर ब्याज दर निकल कर आ जाएगी दोस्तों 15%। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो तो ब्याज दर है। तो दोस्तों तो ब्याज दर है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन बराबर 2/5 मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन बराबर 2/5 मिश्रधन हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 100 बराबर 2/5 100 प्लस 5x। ठीक है। यानी कि दोस्तों माना मूलधन अपन ने 100 रुपए मान लिया और ब्याज दर है वो x% मान लिया। ठीक है। तो 100 रुपए पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 100 प्लस 5x। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों देखिए 100 बराबर 2/5 100 प्लस 5x। ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 इंटू 5/2 बराबर दोस्तों 100 प्लस 5x। ठीक है। तो यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? 30% ब्याज दर आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। भाई अंतर कितने का हो गया? 2100 और 2250 में दोस्तों ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया 150। ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 150। और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 50। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वर्षों का 2100 दे रखा है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन कितना का हो जाएगा दोस्तों? 2000। ठीक है। मूलधन 2000 हो जाएगा।
अब 2000 का दोस्तों 50 है वो कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों ये 2.5% होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 2000 और 2.5%। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो दोस्तों 40% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 200। भाई 78 और 22 कितने होते हैं? 178 और 22 200 होते हैं। तो 40% बराबर अगर 200 है तो दोस्तों 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा? तो दोस्तों 200 बटे 40 इंटू 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो यहाँ पर 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2000। और 2000 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सूत्र होता है 2p + p² बटे 10। यानी कि दोस्तों 2 इंटू भुजा कितनी है? 30 प्लस दोस्तों 30 का स्क्वायर बटे 10। तो दोस्तों बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये कितनी बार कटा? 3 बार। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो दोस्तों 9। और 2 इंटू 60 सॉरी 2 इंटू 30 कितने होते हैं? 60। तो यहाँ पे 60 + 9 कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ पे 69%, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपए में अधिक बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। हानि पर बेचता है और यदि वह 80% अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है। तो टाइपराइटर का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, दोनों में अंतर कितने का हो रहा है प्रतिशत में? तो दोस्तों दोनों के अंदर 10 का अंतर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 80 बटे 10 इंटू 100 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 80 इंटू 10 800। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये क्रम मूल्य हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए में 10 की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई? बताइए। देखिए क्रय मूल्य का भाव दोस्तों यहाँ पर 1 रुपए में 8 आम, ठीक है, और 1 रुपए में 10 की दर से बेचे गए। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अंतर कितने का? 2 का। तो यहाँ पे 2/10 2/10 इंटू 100। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20% की हानि हो रही है दोस्तों यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 116 नंबर का प्रश्न है, 20 लड़कों के एक समूह का औसत भार की गणना 89.4 किग्रा की गई। सबसे पहले दोस्तों अपने को क्या करना है? 20 इंटू 89.4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको पूरा ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किग्रा भार के स्थान पर 78 किग्रा पढ़ा गया, सही औसत भार कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे -78 + 87 बटे दोस्तों 20। बस इसको काट लीजिए मल्टीप्लाई करके, और ये यहाँ पे इनको माइनस करके और 20 का भाग दे देना, आपको 89.85 मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 सेल्सियस था। तो यहाँ पर क्या करना है? 40.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160.8 डिग्री। ठीक है। और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 सेल्सियस था। तो यहाँ पे 41.3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 165.2, ठीक है, डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरे सप्ताह का औसत तापमान, तो दोस्तों यहाँ पे 40.6 डिग्री इंटू 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 284।
60.2 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 160.8 और 165.2 को जोड़ के 284 में से घटा दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 41.8। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए यहाँ पे मान लिया कि 3x 4x मान लिया, ठीक है, तो लेट्स हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3x 4x बराबर 12x, ठीक है, और दोस्तों 12x बराबर क्या हो जाएगा 84। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 84/12, तो कितना जाएगा 7। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी का अनुपात क्या है 4, तो 4 × 7 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति ने किसी यात्रा को एक कार के द्वारा पूरा किया यदि उसने 30% दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की हो, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल थी। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल है वो क्या थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए। देखिए 30% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की से तय की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे अपन 30/20 है वो इसको लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों 3/2 घंटा, ठीक है। और दोस्तों 60% भाग 60 किलोमीटर की दर से, तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर की दर से, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 60/40, तो काट लोगे तो दोस्तों यहाँ पे 3/2 घंटा, और शेष दूरी दोस्तों यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 10/10 यानी कि 1 घंटा। अब दोस्तों यहाँ पे औसत चाल निकालना है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, मानना कि अपन ने मान लिया कि 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे 100/3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 100/4 यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, नीचे एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों में हुए व्यय का विभाजन प्रतिशत के रूप में दिया जा रहा है। ध्यानपूर्वक पढ़े और इस सूचना के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। यहाँ पर देखिए, कागज की कीमत दे रखी है 25%, छपाई की कीमत 20%, जिल्द बनाने की कीमत 20%, विज्ञापन पर व्यय 10%, धुलाई पर खर्चा 10%, रॉयल्टी पर 15%। यहाँ पर देखिए, प्रकाशक ने किताबों की मात्रा पर छपाई पर 30,600 खर्च किए हो, तो रॉयल्टी के रूप में कितने रुपए देने होंगे? तो दोस्तों रॉयल्टी के रूप में कितने देने होंगे? तो रॉयल्टी का प्रतिशत दोस्तों यहाँ पर 15 दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर छपाई की कीमत दे रखी है दोस्तों 20%, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 15/20 × 30,600, ठीक है। तो यहाँ पर काट लीजिए, आप काटोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 से ये 3 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 4 का भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पे 22,950 आ जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।